नमस्कार दोस्तों। यदि आप बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और 6 to 8 के लिए सामाजिक विज्ञान विषय में आपने आवेदन किया है तो ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण है। एनसीईआरटी को डिस्कस किया जाएगा। एनसीईआरटी से आप बनने वाले आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी के किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। एनसीईआरटी के कक्षा 6, 7 और 8 के पाठ्यक्रम पर आधारित चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़ हैं। तो पहली जो क्लास है वो हिस्ट्री आपके सब्जेक्ट से है जो कि कक्षा 6 की है। और अध्याय यानी कि आपके चैप्टर वाइज अध्याय वाइज ही आपके साथ प्रश्न डिस्कस किए जाएंगे। अध्याय है क्या, कब, कहाँ और कैसे। और इस अध्याय से आपका ये पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न क्या है? प्राचीन काल में लोग किस भाषा का प्रयोग करते थे? तो प्राचीन काल में आपको बताना है लोग किस भाषा का प्रयोग करते थे। प्राकृत भाषा का प्रयोग करते। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, ऋग्वेद से संबंधित प्रश्न पूछा है और हर बार ऋग्वेद संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, टीचिंग ही एग्ज़ाम नहीं अन्य एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं, तो इन टॉपिक से आपके प्रश्न बनते हैं। ऋग्वेद की भाषा कौन सी है? तो संस्कृत। ऑप्शन नंबर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न है, कृषि का आरंभ कितने वर्ष पूर्व माना जाता है? तो कृषि का आरंभ आपको बताना है कितने वर्ष पूर्व माना जाता है। कृषि का आरंभ जो है वो 7500 वर्ष पूर्व माना जाता है। अगर यहीं पे आपसे पूछ दिया जाएगा कि कृषि की दृष्टिकोण से या कृषि के लिए कौन सा काल महत्वपूर्ण है, तो कृषि की दृष्टि से नवपाषाण काल अत्यंत महत्वपूर्ण रहा। ठीक है, कृषि की दृष्टिकोण से नवपाषाण काल जो है ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा है। और कृषि का आरंभ कितने वर्ष पूर्व माना जाता है? 7500 वर्ष पूर्व। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंडिया शब्द किस शब्द से निकला है? इंडिया शब्द से संबंधित आपसे प्रश्न पूछ रहा है किस शब्द से निकला है। तो इंडिया जो आपका शब्द है वो इंडस शब्द से निकला हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, इंडस यानी कि सिंधु जो है, सिंधु नदी को पहले इंडस के नाम से जाना जाता था, इंडस कहा जाता था। तो यहाँ पर आप जान जाइएगा कि इंडस का अर्थ होता है सिंधु। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे अगला प्रश्न आपका है, वर्ष की गणना किसकी जन्म तिथि से की जाती है? तो आप सभी को पता होगा वर्ष की जो गणना है वो किसकी जन्म तिथि से की जाती है? ईशा के जन्म तिथि से की जाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा ए। ठीक है, और यहीं पर आपसे एक प्रश्न और भी पूछ सकता है, एडी का मतलब क्या होता है और बीसी का मतलब क्या होता है? तो एडी और बीसी को भी आप समझ लीजिए। एडी का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म के बाद की तारीख। ठीक है, ईसा मसीह के जन्म के बाद की जो तारीख होती है वो एडी कहलाती है। और ईसा मसीह के जन्म के पहले की जो तारीख होती है वो बीसी कहलाती है। बीसी की यानी कि पहले की तारीख ईसा मसीह के जन्म की, और एडी यानी कि ईसा मसीह के जन्म के बाद की तारीख। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपका है, अतीत का अध्ययन। प्रश्न है आपका, अतीत का अध्ययन करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? तो अतीत का अध्ययन करने वाला जो व्यक्ति होता है उसको इतिहासकार कहा जाता है। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद आप देखेंगे ये आपका था पहला चैप्टर, और दूसरा चैप्टर यहाँ पर आप देखेंगे ये आपका रहा अध्याय 2। और अध्याय 2 क्या है? आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन। और इस दूसरे अध्याय से आप देखेंगे पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, वर्गाकार या आयताकार मकान के अवशेष किस नवपाषाण स्थल में पाए जाते हैं? ठीक है, वर्गाकार और आयताकार पूछ रहा है कि ऐसे जो मकान के अवशेष मिले थे नवपाषाण काल में मिले थे, और नवपाषाण स्थल में किस नवपाषाण स्थल में पाए गए थे? तो ये पाए गए थे मेहरगढ़ में, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न है, पशुओं को पालतू बनाने की शुरुआत कब से हुई? पशुओं को पालतू बनाने की शुरुआत कब से हुई है आपको बताना है। तो पशुओं के पालतू बनाने की जो शुरुआत हुई वो माना जाता है
8,000 वर्ष पूर्व से 8,000 वर्ष पूर्व से पशुओं के पालतू बनाने की शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, और यहीं पर आपसे थोड़ा डीप में अगर पूछेगा तो ये पूछ देगा, सबसे पहले जो है 8,000 वर्ष पूर्व की बात करें तो 8,000 वर्ष पूर्व बकरियां और भेड़ों को जो है यहाँ पर पालतू बनाने के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न है, पूरा पाषाण काल का समय कितने वर्ष पूर्व है। पूरा पाषाण काल का समय आपसे पूछ रहा है, कितने वर्ष पूर्व के समय को पूरा पाषाण काल कहा जाता है। तो 20 लाख से 12,000 वर्ष पूर्व के समय को पूरा पाषाण काल कहा जाता है। ठीक है, 20 लाख से 20,000 वर्ष पूर्व। अगला प्रश्न है, मानव इतिहास की लगभग 99 कहानियाँ किस काल में घटित हुई हैं। तो मानव इतिहास की जो 99% कहानियाँ घटित हुई हैं वो हुई हैं पूरा पाषाण काल में। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि इसमें कूट दिया गया है, और यहाँ पर आप सभी देखेंगे प्रश्न है, मेसोलिथिक या मध्य पाषाण युग, मध्य पाषाण युग को ही मेसोलिथिक कहते हैं, कि संबंध में इस कथन पर आपको विचार करना है और उसके बाद आपको सही विकल्प का चुनाव करना है कि इस युग यानी कि मध्य पाषाण युग के संबंध में कौन सा कथन सही है। पहला कथन है, इस अवधि के दौरान पत्थर के औजार को माइक्रोलिथ कहा जाता था। क्या ये कथन मध्य पाषाण युग के संबंध में सही होता है। तो ये कथन जो है आपका सही है। ठीक है, पहला जो कथन है वो सही है मध्य पाषाण युग के समय का। दूसरा कथन है, पत्थर के औजार आकार पे बड़े थे, तो नहीं, बड़े नहीं थे, छोटे थे, तो दूसरा कथन गलत हो जाएगा। तीसरा कथन है, इस अवधि के दौरान पुराने किस्म के औजार अनुपस्थित थे, तो अनुपस्थित नहीं थे, उपस्थित थे, पुराने किस्म के ही औजार उपस्थित थे, तो ये ऑप्शन भी आप यानी कि ये कथन भी गलत कर देंगे। केवल 1 यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे, नवपाषाण काल के औजारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अभी आपसे पूछ रहा था मध्य पाषाण काल के औजार, यहाँ पर आपसे पूछ रहा है नवपाषाण काल के औजार। नवपाषाण काल के औजार के बारे में आपको बताना है। पहला कथन है, औजार पालिश किए गए थे। दूसरा है, ओखल और मूसल का उपयोग अनाज को पीसने के लिए किया जाता था। और आपको बताना है कि कौन सा विकल्प इसमें सही है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, औजार पालिश किए गए थे नवपाषाण काल में, ये भी कथन आपका सही है। और इसके साथ ही ओखल मूसल का उपयोग जो है अनाज को पीसने के लिए किया जाता था, दोनों ही कथन सही है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद देखेंगे अगला चैप्टर आपका है 3 नंबर का, आरंभिक नगर। चैप्टर का नाम है आरंभिक नगर, और इस चैप्टर से किस प्रकार के प्रश्न आप यहाँ पर देख सकते हैं दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, नवपाषाण युग के पुरा स्थलों में किस प्रकार के बर्तन मिले हैं। तो नवपाषाण युग के पुरा स्थल में जो बर्तन मिले हैं वो मिट्टी के मिले हैं, यानी कि राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद देखेंगे आप अगला प्रश्न है, बुर्ज होम में किस प्रकार के निवास स्थान मिले हैं। बताना है आपको राइट आंसर। ये जो पूरा पाषाण कालिक युग है इसमें किस प्रकार के निवास स्थल मिले हैं। तो इस समय जो है निवास स्थल आपके मिले थे ज़मीन के नीचे। बुर्ज होम में किस प्रकार के, ज़मीन के नीचे आवास के प्रमाण मिले हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर 3। अगला प्रश्न है, मेहरगढ़ में कपास की खेती के प्रमाण कितने वर्ष पूर्व मिले हैं। मेहरगढ़ में आपसे पूछ रहा है कपास की खेती के प्रमाण कहाँ पर सबसे पहले मेहरगढ़ में ही मिले थे। ठीक है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि कपास की खेती के प्रमाण जो हैं सबसे पहले मेहरगढ़ में मिले थे। कब मिले थे आपसे पूछ रहा है, तो ये मिले थे 7,000 वर्ष पूर्व। 7,000 वर्ष पूर्व, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, यहाँ पर देखेंगे अगला प्रश्न चौथे नंबर का क्या पूछ रहा है, पिरामिडों में दफनाकर सुरक्षित रखे गए शवों को क्या कहा जाता है। तो पिरामिड में जो दफनाकर सुरक्षित शव को सुरक्षित करके रखा जाता है उसे कहा जाता है ममी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा की नगर योजना की अनूठी विशेषता के बारे में यहाँ पर कथन दिए गए हैं और इन कथनों पर से आपको बताना है कि कौन से कथन हड़प्पा की नगर योजना के संबंध में सही है। पहला कथन है, घर सामान्य रूप से एक मंजिल होते थे, और दूसरा कथन है, इनमें से अनेक शहरों में ढकी हुई नालियाँ थीं। तो देखिए ढकी हुई नालियाँ तो थीं, ठीक है। कथन दूसरा आपका जो है वो बिल्कुल सही है, और जिसमें कथन दूसरा है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन घर सामान्य रूप से एक मंजिली होते थे, नहीं, 2 मंजिलें भी होते थे, ठीक है। घर जो है 1 अथवा 2 मंजिल दोनों होते थे। तो पहले कथन को आप काट देंगे, दूसरा कथन सही है। राइट आंसर आपका हो जाएगा केवल 2, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न यहाँ पर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तांबा ईरान, टिन ओमान, सोना कर्नाटक। नीचे दिए गए कोड में सही विकल्प का आपको चुनाव करना है। आपको बताना है कि उत्पादक के रूप जो स्थान है और दिया गया है, कुछ धातुओं के नाम दिए गए हैं कि इस स्थान से संबंधित है, यहाँ पर इसका उत्पादन होता है सबसे ज़्यादा। तो या कहाँ पर इनकी जो खानें हैं पाई गई हैं। तो यहाँ पर आपका जो कर्नाटक है उसके लिए तो सोना आप सभी को पता होगा, ये आपका राइट हो जाएगा, सही है। कर्नाटक से सोना को आप मिला देंगे। लेकिन यहाँ पर जो आपका दिया गया है ईरान और इराक, तांबा को आप यहाँ पर ओमान से मिलाएंगे, तो यहाँ पर मिलान नहीं करना है आपको, सही विकल्प का ही केवल चयन करना है। तो यहाँ पर देख लेंगे आप, टिन ईरान होगा, तांबा ओमान, सोना कर्नाटक, तो सोना ही आपका सही है। तीसरा वाला जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे आपका जो अगला चैप्टर है क्या है, क्या बताती हैं हमारी किताबें और कब्रें। ये आपका चैप्टर है चौथे नंबर का, और इससे प्रश्न है, सबसे पुराना वेद, सबसे पुराना वेद कौन सा है। तो ऋग्वेद जो है आपका सबसे पुराना वेद है, ठीक है। कौन सा, ऋग्वेद। ऋग्वेद के बारे में आपको विस्तार से पढ़ना होगा, विस्तार से। यहाँ पर आपसे पूछ सकता है ऋग्वेद के बारे में कि मंडल यहाँ पर कितने होते हैं, इसमें कितने सूक्त होते हैं। तो अगर ऋग्वेद में सूक्त की बात करें तो आपको याद रखना है 1028 सूक्त होते हैं। मंडल की बात करें तो 10 मंडल होते हैं, ठीक है। और रचना की बात करें तो इसकी रचना लगभग में आप लिखेंगे, इसकी रचना 3500 वर्ष पूर्व हुई थी, ठीक है। तो इस प्रकार के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स आपको ऋग्वेद के बारे में याद रखना है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में वर्णित प्रथाओं को क्या कहा गया है। ऋग्वेद में वर्णित प्रथाओं को क्या कहा गया है। तो ऋग्वेद में जो वर्णित प्रथाएं हैं उनको कहा जाता है सूक्त। ऋग्वेद में वर्णित प्रथाओं को सूक्त कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। कितने सूक्त हैं, तो 1028 सूक्त हैं। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में किस ऋषि के सतलुज और व्यास नदियों के साथ वार्तालाप का वर्णन है। ऋग्वेद में कौन से ऐसे ऋषि हैं जिन्होंने सतलुज और व्यास नदियों के साथ वार्तालाप किया था, ऐसा वर्णन जो है वो किसके बारे में है। तो ये है विश्वामित्र के बारे में, ऋषि विश्वामित्र। राइट आंसर 3 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चरक ने कौन सी पुस्तक लिखी है। तो चरक ने जो पुस्तक लिखी है उसका नाम है चरक संहिता। आपको याद रखना है चरक की पुस्तक का नाम क्या है, चरक संहिता नाम है। और किससे संबंधित पुस्तक है, तो ये आयुर्वेद से संबंधित पुस्तक है, आयुर्वेद से संबंधित पुस्तक है, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, चरक ने मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियों का वर्णन किया है। तो चरक ने मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियों का वर्णन किया है। 360 हड्डियों में यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ऐसे अगर जो सामान्य साइंस आप पढ़ेंगे 206 हड्डियाँ आप पढ़ेंगे ना,
वयस्क मनुष्य के शरीर में। लेकिन यहाँ पर चरक ने मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियों के बारे में बताया था, जिनमें आपकी मांसपेशियाँ भी आ जाती हैं, दांत भी, दांतों सहित जो हड्डियाँ होती हैं दांतों में, सारी चीज़ें आ जाती हैं। शारीरिक रचना का अध्ययन इन्होंने किया था और ये निष्कर्ष निकाला था कि मानव शरीर में दांतों सहित 360 हड्डियाँ मौजूद हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आप यहाँ पर देखेंगे। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद काल के दौरान प्रचलित राजनीतिक व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ऋग्वेद काल की बात हो रही है। कथन पहला है, राजा के पास लोगों से कर एकत्र करने की शक्ति थी। अगला है कथन, राजा का पुत्र स्वाभाविक रूप से राजा का उत्तराधिकारी होता था। तो ऋग्वेद के संबंध में दोनों ही कथन गलत है। राजा के पास लोगों से कर एकत्र करने की शक्ति थी, तो ऐसा नहीं है। उस टाइम राजा जो है लोगों से कर एकत्र नहीं करता था ऋग्वेद के समय में। और राजा का पुत्र स्वाभाविक रूप से राजा का उत्तराधिकारी होता था, तो ये भी बिल्कुल ज़रूरी नहीं था। ठीक है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं जो है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चरक संहिता के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। चरक संहिता के बारे में आपको 2 कथन दिया गया है। पहला कथन है, इसकी रचना प्रसिद्ध चिकित्सक चरक ने की थी, तो ये तो बिल्कुल सही कथन है। दूसरा है, ये बताते हैं कि मानव शरीर में 360 हड्डियाँ होती हैं, ये भी सही है। पहला कथन और दूसरा कथन दोनों ही सही है। ठीक है, दोनों ही सही है, यानी कि यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। अगला यहाँ पर देखेंगे, जो अगला आपका चैप्टर है 5, अध्याय 5 है, राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। पहला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, इस चैप्टर से है, युद्ध क्षेत्र में राजा का सहचर कौन होता था। तो युद्ध क्षेत्र में जो राजा का सहचर होता था उसको कहते थे सारथी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महाजनपदों का उदय कब हुआ था। तो महाजनपद के उदय की बात करें तो ये हुआ था 700 से 600 ईसा पूर्व। राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, राइट आंसर इस प्रश्न के लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो है इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे, अगला प्रश्न है, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी। तो मगध की प्रारंभिक राजधानी की बात करें तो प्रारंभिक राजधानी जो मगध की थी वो थी आपकी राजगृह। ठीक है, राजगृह प्रारंभिक राजधानी थी। इसके बाद देखेंगे, अगला प्रश्न है, अजातशत्रु कहाँ का शासक था। अजातशत्रु कहाँ का शासक था। तो अजातशत्रु जो था वो आपका शासक था मगध का। कहाँ का, मगध का शासक था अजातशत्रु। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न 5वां है, मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो मगध साम्राज्य की स्थापना की थी बिंबिसार ने। मगध साम्राज्य की स्थापना बिंबिसार ने की थी। बिंबिसार का ही पुत्र था अजातशत्रु। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है, बाद के वैदिक काल, यानी कि वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया था, एक पूर्व वैदिक काल, एक उत्तर वैदिक काल। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है बाद का वैदिक काल, यानी कि उत्तर वैदिक काल की बात हो रही है। ठीक है, उत्तर वैदिक काल की बात हो रही है। और क्या पूछ रहा है प्रश्न में आपसे, बाद के वैदिक काल की सामाजिक स्थिति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, महिलाओं और शूद्रों दोनों को वेदों का अध्ययन करने की अनुमति नहीं थी। तो देखिए, जो आपका बाद का वैदिक काल था तो उसमें उसके लिए ये कथन आपका सही हो जाता है। महिलाओं को उत्तर वैदिक काल में महिलाओं और शूद्रों दोनों को वेदों का अध्ययन करने की अनुमति नहीं थी। दूसरा है, वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर तय की जाती थी। तो यहाँ पर ये जो आपका कथन है दूसरा, वो भी सही है, वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर तय की जाती थी। राइट आंसर हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों ही कथन सही है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। इस प्रकार 5 चैप्टर को हिस्ट्री विषय से क्लास 6 के 5 चैप्टर को आपने देख लिया, किस प्रकार के प्रश्न हैं और किस प्रकार के प्रश्न एनसीईआरटी में आपके आने वाली परीक्षा में बनेंगे। तो अब मिलते हैं अगली क्लास में और चैप्टर वाइज जो 6 नंबर का आपका चैप्टर है वहाँ से प्रारंभ करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।